फर्स्ट वाले में वेपर प्रेशर सिंपली पूछा है, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, नेट वेपर प्रेशर इसी से निकल जाएगा आपका। या फिर क्या लगा सकते हो तो फॉर्मूला ए या बी कहीं एक जगह से शुरू करके पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी ना, इसी दो में से कोई निकालेंगे तो क्या आया इसका आंसर फर्स्ट का 380, सभी को आया है। और वैसे भी ये समझ में आनी चाहिए कि जो मेरा P है वो एवरेज है। P क्या है? एवरेज वेपर प्रेशर, मीन नहीं, एवरेज है। इसीलिए वो हाईएस्ट और लोवेस्ट के क्या होनी चाहिए? बीच में। तो 200 और 500 के बीच में होनी चाहिए। और किसके करीब होगी? तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो। क्या बोला? किसके करीब होगी? जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे इसका मोल फ्रैक्शन अभी क्या निकला? XA क्या है? 2/5, 2/5, 2/5 0.4 और XB क्या हो गई? 0.6 हो गई। तो इसका मतलब जो है मेरा वो P जो निकलेगा वो क्लोजर टू XB निकलेगी। क्यों? समझ में आ रहा? डेफिनेटली P नॉट A और P नॉट B के बीच में होगी। कौन? P जो मेरा एवरेज है ये P नॉट A और P नॉट B के बीच में होगी, लेकिन फिर भी ये क्लोजर होगी किसके? क्लोजर टू लिक्विड ऑफ हायर मोल फ्रैक्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि सर क्यों, ऐसा क्यों? अगर मान लो सर मोल फ्रैक्शन थोड़े कम है, किसी के दिमाग में हो सकता है मैथमेटिकली ये भी है कि सर किसी के दिमाग में थोड़ा मोल फ्रैक्शन कम है, अगर ऐसा आपको क्लिक कर रहा है, बट सर उसकी वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो वोलेटाइल बहुत ज्यादा, ऐसा आया दिमाग में? मान लीजिए कि किसी की वेपर प्रेशर कम है, 0.4 वाली की, सर क्यों नहीं ज्यादा हो सकते, उसकी वैल्यू क्लोजर क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्या है ना, ऐसे करके हम क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए भी कई बार क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मेरे से एवरेज पूछा, अब एवरेज में एक ऑप्शन है 200 के नीचे, एक ऑप्शन है 500 के बाहर, एक ऑप्शन है, समझ रहे हो, एक ऑप्शन है 500 के क्लोज, एक ऑप्शन है 200 के क्लोज। तो बाहर वाला तो होगा नहीं, दो बीच वाली होगी। तो मुझे किसके क्लोजर लेनी पड़ेगी? जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा। अब चलो इस पर सर ऐसा क्यों? ऐसा भी हो सकता है सर कि जिसकी मोल फ्रैक्शन कम है वो उसकी वेपर प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा है कि मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली वो डोमिनेट कर जाए। तो पॉइंट कहां पे फंसा हुआ आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये आप आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, एग्जाम तो और थोड़ा प्रिसाइज लेवल का क्वेश्चन देगा। हम लोगों ने तो चलो जैसे तैसे कुछ डाल दिया, एग्जाम जो क्वेश्चन उठा के देगा वो थोड़ा प्रिसीजन रहेगा ना, उसकी वैल्यू में रहेगी ना प्रिसीजन, मतलब थोड़ी सटीक होगी ना। तो आप ही जरा सोचिए, आप आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हो कि नॉन आइडियल? आइडियल सॉल्यूशन में आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा? आइडियल किसको बोलते हैं? दो बातें आपने सीखी है। पहला, अपॉन मिक्सिंग ना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए ना वॉल्यूम एक्सपेंशन होनी चाहिए, नेट वॉल्यूम को ऐड कर दिया आप, ठीक है? मतलब इंट्रैक्शंस ना तो एबनॉर्मली स्ट्रांग हुए ना एबनॉर्मली वीक हुए, यही ना मिलाने के बाद अपॉन मिक्सिंग। और दूसरा आपने क्या पॉइंट पढ़ा? जो दोनों कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए, दो वोलाटाइल कंपोनेंट को, दोनों कंपैरेबल बिहेवियर या नेचर के होने चाहिए। पढ़ा ना? मतलब दोनों के नेचर में ह्यूज डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। वोलाटिलिटी का नेचर हो या कोई और कैरेक्टर हो, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन तो बनेगी लेकिन क्या बनेगी? नॉन आइडियल। और रॉल्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है किस पर? आइडियल पर। तो जब क्वेश्चन में लिख ही दे रहा है कि भाई ये नॉन आइडियलिटी की तरह चीजें चल रही हैं, तो उस केस में हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला कि ये हमेशा क्लोजर जाएगा किसके? जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा। वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो ही नहीं सकता कि एक वैल्यू हो गई 10, 20, 25, 50 और दूसरी वैल्यू हो गई 2000, तो फिर वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आने। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो, तो ये वाला हो गया। अब सेकेंड वाले में क्या है? इसमें मोल फ्रैक्शन निकाल ली, तो इसी मेथड से आपने निकाला, देखो निकाला ना। अब समस्या क्या है कि फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगाऊं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मोल फ्रैक्शन,
वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव नहीं है, मास पर डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, मास पर या अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डायरेक्ट एडेबल तो है नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट एडेबल है, ये तो एडिबल है नहीं डायरेक्ट, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया। 300, 400 और 360 हमारी वैल्यू है। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो ये दो सॉल्यूशन आप मिला रहे हैं और जो प्रॉपर्टी बीच में निकल रही वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ रही है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए जो आपने शुरू में ट्रिक पढ़ा वो इस्तेमाल कीजिए ना। हमने तो कई बार बोला था इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या था यार, याद आया कुछ? एक्स, किसी का भी जो मोल फ्रैक्शन निकालते थे ए प्लस बी, जब आपने मिलाया तो कैसे निकलता था किसी एक का मोल फ्रैक्शन? जो भी प्रॉपर्टी आप उठा रहे हो इंटेंसिव, उस प्रॉपर्टी का एवरेज वैल्यू अब माइनस दूसरे की वैल्यू अब बाई ए और बी का डिफरेंस। याद आया था ये फॉर्मूला? ये मोल कॉन्सेप्ट में खूब करवाया था इस पे क्वेश्चन। जैसे एयर की अगर एवरेज मोलर मास, या एयर छोड़ दो, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, याद करो मैंने खूब करवाया है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, इसका एम एवरेज मैंने अगर 36 बोल दिया, तो मैंने आपसे पूछा बताओ कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताना, इन मिक्सचर कितनी होगी? तो जो मोलर मास है वो भी मास पर डिपेंड नहीं करती थी, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इस पर भी ये फॉर्मूला हमने लगाया था। तो कैसे निकला था याद करो, मोल फ्रैक्शन, पहले तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब O2 प्लस O3 मिक्सचर। अब इसमें से मेरे को एक का निकालना है, एक का निकालना है, तो मान लो कि मैंने O2 को ऑक्सीजन का ही पूछ रहा, तो इसको मैंने ए ले लिया, इसको क्या ले लिया ए, और इसको क्या ले लिया बी। तो अब क्या फॉर्मूला हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू, ए मतलब O2 ही लिख दो, O2 इक्वल्स टू वो एम एवरेज, तो एम एवरेज 36 माइनस एम दूसरे का बोला ना फिर O3 का, डिवाइडेड बाय एम O2 और O3 की डिफरेंस की मॉड। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गए। तो एवरेज हो गई 36 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 48 ना, ये मोल फ्रैक्शन हो गई। तो ऊपर 12 और नीचे 16, 1/3/4, ये हमारा है मोल फ्रैक्शन। तो अगर मेरे से परसेंटेज पूछ दिया, मोल परसेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम परसेंट, ये दोनों परसेंट एक ही होगी, मोल परसेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम परसेंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन, तो ये दोनों ही परसेंटेज कितनी हो जाएगी? क्या इस तरह की चीजें आपने करी है खूब कि नहीं मोल कॉन्सेप्ट? इसीलिए यहां पर भी क्या करना है दोस्त, आप जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चन रहे तो मोल फ्रैक्शन के लिए वो पूरा करके निकाल के इस तरह से नहीं करना, तो डायरेक्टली कर देना। तो डायरेक्टली में देखो 360 माइनस ए की मोल फ्रैक्शन निकाली, 360 माइनस बी को घटा लो 40, ऊपर आई ना 40 40, और नीचे दोनों का डिफरेंस 100 0.4, और यही आपको आया भी होगा, तो डायरेक्ट बिना पेन लगाए बन गया आंसर 0.4। क्या यही आया एग्जैक्ट? तो चलिए अब नेक्स्ट वाले में फिर मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा हूं, तो क्या कर देनी है आपको फिर से 470, अब में से दूसरे को घटाओ, अगर एक ही निकालनी है तो 30 आ गई ऊपर, 30 अब बाई 200, कितना इजी, 3/20, तो इसका आंसर हो गया आपका 3/20, और दूसरे का आ गया 17/20 ना, क्या आ गया सभी का? चलो इस क्वेश्चन को देख, ये था, इसके बाद क्या है, पहले का 340 और दूसरे का फर्स्ट की 340 ना, सभी की सेकंड की 400, 340, यही है ना? अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट आपने देखा,
जब आपने एवरेज क्या लिया, इक्वल क्या लिया, मोल्स के लिए, तो इक्वल मोल्स के लिए आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। जो पी एवरेज आ गई वो क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2/2। इक्वल मोल्स के लिए क्यों निकालोगे भाई, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पी एवरेज क्या होती है, P0 A एक्स से प्लस P0 B एक्स बी। तो जब मोल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों की वैल्यू 0.5 हो गई और 1/2 हो गई, तभी तो हुआ। एक्स ए एक्स बी इक्वल मोल है तो 1/2 हो गई मोल फ्रैक्शन। तो जब आधी हो गई तो इसको क्या लिख सकते हो, P0 A प्लस P0 B या बाय 2। क्या एवरेज मास में अपन ये लगा सकते हैं कि नहीं, ये लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। केस ऑफ एवरेज मास में ये P1 प्लस या P0 A प्लस P0 B/2 ये फॉर्मूला लागू नहीं होगी। इसमें वेट डिवाइड होगा मोलर मास से, तो जिसकी मोलर मास ज्यादा है उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, अभी पिछला वाला जो क्या उसी के टाइप। तो वेट वाले केस में नहीं होगी, मोल्स वाले केस में। ये सभी को आ गया, चलो डाउट हो जिसमें वो पूछ ली। ये वाली देखो, ऐसे क्वेश्चन में ये स्पष्ट दिख रही है, पी एक्स बी है, एक्स बी है, तो एक्स बी वाले फॉर्मूला में पहले क्या लिखोगे आप, यहाँ P0 B माइनस P0 A, और यहां पर फिर क्या लिख दोगे, P0 A। तो P0 A की जगह कितनी है 5.3, इसकी जगह कितनी है 2.3। अब ये 5.3 ऑलरेडी है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो माइनस लगी हुई है ना, हाँ तो 3 हो जाएगी। कौन 3 हो जाएगी, P0 B इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, क्योंकि माइनस लगी हुई है ना, ये तो प्लस के फॉर्म में फॉर्मूला है। और एक्स बी तो यहां से डायरेक्टली निकल गया हमारा, तो क्या आ गया हमारा, इस तरह से क्या पूछा जा रहा, P0 A एंड P0 B, तो आंसर 5.3 एंड 3। ठीक है, चलो डायरेक्ट निकल गया होगा यहां से। ये वाले में फिर वही चीज, क्या क्या आंसर आया बोलो, P0 A की आंसर क्या आई है 12, P0 B आ गया सभी को, इजी था ये भी क्वेश्चन। ये वाले में ये आईआईटी की क्वेश्चन। 400 एंड 600, क्या करना पड़ा इसमें, दो इक्वेशन दो सिचुएशन के लिए। एक कंटेनर है 550 जिसमें हमारा है एवरेज वेपर प्रेशर, और एक की मोल है N1 है, N की वैल्यू है 1 और N की वैल्यू है दूसरे में 3। अब एक मोल B की अगर हमने फर्दर ऐड कर दी है और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की 560, आपने देखा कि 560 था पहले हमारा P, अब ये चेंज होके कितने में आ गया 50 था, अब ये चेंज होके 5। इसका मतलब हुआ आपने ऐड क्या किया B। इसका मतलब एक चीज ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया, विच वन इज मोर वोलेटाइल, B, विच वन इज मोर वोलेटाइल, B इज मोर वोलेटाइल देन A। क्यों, कैसे हुआ दोस्त, क्योंकि वो चीजें ऐड करने से बढ़ रही, वेपर प्रेशर बढ़ रही, इसका मतलब वो ज्यादा वोलेटाइल है हमारे दूसरे कंपोनेंट्स। तो पहले ये क्लियर। अब दो सिचुएशन में क्या निकालना है, पहले सिचुएशन में मोल फ्रैक्शन मालूम है लेकिन कंपोनेंट नहीं पता क्या है, दूसरे में भी मोल फ्रैक्शन मालूम है, मोल फ्रैक्शन तो मालूम है ना। तो P0 A P0 B दो अननोन है और नोन एक ही है, हाँ नोन एक ही चीज है, वो है मोल फ्रैक्शन। तो दो इक्वेशन बन गए, दोनों में निकाल लीजिए। फर्स्ट में P इक्वल्स टू मान लो लिख दिया P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A इनटू एक्स, तो एक्स बी को क्या लिख दिया NB बाय NA, 3/4 ना। और दूसरे में क्या किया, P इक्वल्स टू P0, फिर से वही लिख दे रहा हूं,
ए से ही शुरू कर दे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, डिवाइड कर ले माइनस कर ले कुछ भी, 1/4। दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन हो गए। अपॉन सॉल्विंग क्या आ गया आपका, ये 1/4 आ रही है पक्का। बी ऐड किया तो बी बढ़ गई मोल 3 और 1 4, 4/5, 4/5 हो गई ना। अरे फर्स्ट सिचुएशन में बी कितनी है, 3/4। सेकेंड सिचुएशन में बी कितनी है, 1 मोल बी का ऐड किया ना, तो बी हो गई 4 और 1 5 मोल ना, तो 4/5 ना हो जाएगी। लिखियो यहां 4/5 पक्का ना। तो ये करके क्या आया आपका, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आई 400 और पी नॉट बी की वैल्यू 600। सभी को गुड। नेक्स्ट पे चलू। An aqueous solution containing liquid A 64% by weight बन गया होगा। लिक्विड है हमारा 64% बाय वेट, इसी को तोड़ लिया ना, तो 64 ग्राम क्या आ गया आपका सॉल्यूट की सॉल्वेंट, लिक्विड ए 64 ग्राम बराबर ए, बोलो। तो वाटर कितनी हो गई 36 ग्राम बराबर बी। ए का मोलर मास दिया हुआ है क्या 128, तो Na भी निकल गई आपकी 1/2 और बी क्या 2 ना, तो आपका ये भी आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि वेपर प्रेशर वाटर की 155 mm है सेम टेम्परेचर पे, कैलकुलेट करनी है वेपर प्रेशर ए की एट द सेम टेम्परेचर। निकल गया होगा, बताओ क्या आया करके। P इक्वल्स टू पूछ रहा है ना, P नॉट ए, P नॉट ए इक्वल्स टू सभी को आया है। और भी है, लास्ट यही है ना। शुरू की जाए, क्या टॉपिक है अपना, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड। इन दोनों को अब कंपेयर करते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन मुझे निकालनी है लिक्विड में और मोल फ्रैक्शन निकालनी है वेपर में। कॉम्पोजिशन का मतलब दोनों रिलेटिवली किस अमाउंट में, और अमाउंट का मतलब यहां पर मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो चलो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में और मोल फ्रैक्शन वेपर। लिक्विड स्टेट में जब आप जाते हैं तो हमने अपना मोल लिक्विड में मान रखा है मोल फ्रैक्शन XA एंड XP। इस टॉपिक को आप ऐसे भी बोल सकते हो, रॉल्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन गैस वो हम लोग लगाएंगे, और रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड ये हम लोग लगाएंगे। यहां पर दोनों चीजें लगेंगी। अपना ये अच्छे से देखिए, फिर खूब सारे क्वेश्चंस करिए, तभी क्लैरिटी बढ़ते जाएगी, और जितना आगे आप जाएंगे उतना पीछे वाले क्वेश्चंस में क्लैरिटी और बढ़ेगी। हो सकता है अभी आपसे कभी बनता हो, कभी कभी नहीं भी बनता हो। ये मेरा मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि ए है और बी माना। शुरू से ही हम लोगों ने किसी एक को ज्यादा वोलेटाइल लिया है और लेना भी पड़ेगा अपने। यहां भी बी होंगे और यहां भी ए होएगी। ठीक है, ये लिक्विड है, ये वेपर है, और ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है किस चीज को, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। अभी दोनों फेज आ जाएगा, इसलिए मैंने एक साथ लिखा।
लिक्विड में हमने पहले से माना हुआ है कि इसमें हमारा मोल फ्रैक्शन क्या क्या है, XA एंड XB, और वेपर में मान लिया हमने मोल फ्रैक्शन अपने कंपोनेंट्स की है YA एंड Y, ऐसा मान लिया, लिख लिया। अब मुझे XA XB तो हमने पहले से ही बनाया है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन करा है प्रेशर का अभी इस चैप्टर में, उन सारे में जो मोल फ्रैक्शन लिखा है XA एंड XB, वो किसकी मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड की, वो गैस की मोल फ्रैक्शन नहीं है। बिल्कुल भी अब कंफ्यूजन न रहे। आप पढ़ रहे हो वेपर प्रेशर, तो मैंने स्पष्ट बोला था कि वेपर प्रेशर इज नॉट सिंपली द प्रेशर ऑफ वेपर। वेपर प्रेशर किसके लिए डिफाइन होती है, वेपर के लिए कि लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। और डेफिनेटली ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स है, लेकिन उसमें चीजें जुड़ी हुई थी क्लोज कंटेनर में एट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, जहां पर कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल है। तो ये पूरा जो खेल ही है अपना वेपर प्रेशर का, वो वेपर प्रेशर है किसकी, लिक्विड की, वो वेपर की तो कभी है ही नहीं। तो वहां पे जो हमने मोल फ्रैक्शन दोस्त यूज किया है, वो किसका मोल फ्रैक्शन यूज किया है, लिक्विड का। XA एंड XB वे मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड्स। अब वही लिक्विड जब वेपर में गई है तो सेम कॉम्पोजिशन लेके तो नहीं जाएगी, ना बाइमोल्स और ना बाइमोल्स और ना मोल फ्रैक्शन, ना बाइमोल्स ना मोल फ्रैक्शन। दिमाग लगाइए, क्योंकि नीचे कुछ लिक्विड माल बैठी हुई है ना, सोचिए अच्छे से। कोई लिक्विड कम वोलाटाइल और कोई लिक्विड ज्यादा वोलाटाइल, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं कि जो कम लिक्विड है, कम वोलाटाइल है, उसके वेपर में मोल्स रिलेटिवली कम जाए, और जो ज्यादा वोलाटाइल है उसके वेपर में रिलेटिवली मोल्स ज्यादा जाए। पॉसिबिलिटी बनती है। इसलिए इस टॉपिक में क्या करना, अभी वेपर में कॉम्पोजिशन निकालते हैं हम लोग, और ये डिपेंड करेगा किस पे, वोलाटिलिटी में डिफरेंस। तो अगला टॉपिक इससे एक और नया कनेक्ट हो जाएगा जस्ट इस टॉपिक के बाद, जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे, चूंकि न्यूमेरिकल्स भी करनी। वो क्या कनेक्ट हो जाएगा, बड़ा प्यारा टॉपिक एक कनेक्ट हो जाएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मुझे मालूम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, एक तरकीब होती है, पढ़ाया आपको इनऑर्गेनिक में, आपने कई बार किया, जिसमें क्या होता है, जो चीजें ज्यादा वोलेटाइल है, या कह लो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बड़े आराम से उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया और उसको हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं, फिर दूसरा बच गया। मतलब एक एक करके डिस्टिलेशन के बाद हटाते चले जाना। मिक्सचर में अगर 4-5 चीजें मिला दी गई तो उन चारों पांचों को सेपरेट करना, चारों पांचों को सेपरेट करना। तो मैं इस तरीके से करूंगा कि जो लिक्विड ऊपर में जिसके मोल्स क्या होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, वो लिक्विड में क्या होते जाएगा, कम होते चले जाएंगे। तो अगली बार फिर जब दोबारा, समझ रहे हो बात को, तो पहले मैंने क्या किया, उसको गर्म किया, तो गर्म किया तो वेपर में ज्यादा चला गया, ए या बी में मान लो ए ज्यादा चली गई वेपर में, ए अगर वेपर में ज्यादा चली गई तो ए लिक्विड में कम बची, तो मैं क्या करूंगा, उस लिक्विड को दोबारा ले जाके कुछ कर रहा हूं, लिक्विड को वहां से बंद कर दिया एक्सपेरिमेंट को, और लिक्विड को दोबारा ले जाके फिर हीट कर रहा हूं एक सर्टेन टेम्परेचर पर। फिर क्या हो जाएगी, वो तो नेचर ही है ए ज्यादा जाने का। तो ऐसा बार बार करने से क्या हो जाएगी, ए वेपर में चली जाएगी और बी कहां रह जाएगी, लिक्विड में रह जाएगी। फिर वेपर के साथ भी कुछ करा जाएगा। तो ये अगले टॉपिक के लिए अपना रास्ता यहां से खुल गया, इसलिए टॉपिक को अच्छे से पहले समझ लिया जाए। तो Y एंड YB हमने मान लिया मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। क्लियर है, Y एंड YB मोल फ्रैक्शन ऑफ components A and B respectively in vapor phase। क्लियर हो गया, ध्यान से। अब कैसे मैं इन दोनों के बीच रिलेशन बनाऊं, एक चीज तो बहुत क्लियर है, अल्टीमेटली ये तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ही है, अल्टीमेटली ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पी नॉट ए पी नॉट बी आप समझ रहे हो क्या है, ये वेपर प्रेशर है किसकी, प्योर लिक्विड
ए की, पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर है किसकी, प्योर लिक्विड बी की। और यहां से जो मेरा पी सॉल्यूशन है, जिसको मैंने पी बोल दिया, ये मेरा पी एवरेज है ना, और ये अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। अरे यही है ना। अलग बात है कि कंडीशंस और भी हैं, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो अब अपना रॉल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स, लिक्विड पे लागू होती है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ लिक्विड मिक्सचर पे ये लागू होती है। ये क्या बोलती है, जरा अच्छे से देखिए। ये कहती है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अब मुझे यह बताइए यहां पर पी ए क्या हो गई, पी ए क्या है, पी ए है पी सॉल्यूशन में जो पी ए की वजह से है वेपर प्रेशर और बी की वजह से वेपर प्रेशर है, वो पी एंड पी बी है। क्या सही है ना हम लोग, क्या बोला हमने, ये जो हमारी पी सॉल्यूशन है यही इक्वल्स टू किसके है एक्चुअली, पी। और अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, पी ए प्लस, यही है ना। तो पी ए बेसिकली वेपर प्रेशर है ड्यू टू ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया है वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। तो पीबी क्या हो गई फिर, यहां बी छूट गई, वेपर प्रेशर ड्यू टू बी। क्या ये समझ रहे हैं। तो अब लगाते हैं अपन डाल्टन्स लॉ। कौन सी चीज है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ, ए और बी कि अगर गैस मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है, तो डाल्टन्स लॉ यह कहती है कि जो पार्शियल प्रेशर है ए की, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन पर। तो पार्शियल प्रेशर को वो क्या लिखती है, पी आई इंटू एक्स आई, क्या एक्स इज मोल फ्रैक्शन, अरे यही बोलती है ना। तो यहां पर अब इसको अगर मैं तोड़ूं तो ए की पार्शियल प्रेशर, ये क्या हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो गई, पी इंटू, अब वेपर में एक्स लिया हमने, मोल की मोल फ्रैक्शन की वाई लिया, क्या यहां पर मैं वाई ए लिख दूं, लिख दूं। उसी तरीके से पीबी को क्या लिखी जा सकती है, पी इंटू वाई बी। अब इसी को ना आपने थोड़ी देर पहले पी को कैलकुलेट किया है, पी नॉट ए एक्स से, इसी को ना आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है पी नॉट बी एक्स बी। तो क्या ये दोनों चीज अब इक्वेट की जा सकती है, बोलो। यहां पे कौन सी लॉ लग गई, डाल्टन्स लॉ, और यहां पर कौन सी लॉ लग गई, रॉल्स लॉ। क्या बोलो, कोई दिक्कत है जी, यहां क्या लग गई, डाल्टन्स लॉ, यहां क्या लग गई, रॉल्स लॉ। अब इसी दोनों को मैं क्या कर दूं, इक्वल कर दूं। ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए, वेपर प्रेशर भले ही हम लोग लिक्विड की डिफाइन करते हो, बट है तो अल्टीमेटली दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, कुछ कंडीशंस जुड़े हुए हैं। तो अगर इसका मतलब क्या हो गया आपका, P इंटू वाई इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स, यहां से क्या निकल गया, P इंटू वाई इक्वल्स टू पी नॉट ए
एक्स पी इंटू वाई इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स। एक्चुअली सबसे सिंपल फॉर्मूला यही याद रखना आप, बाकी तो निकलेगा याद रहे ना रहे ये ध्यान रखनी, क्योंकि अगर कुछ आप भूल भी जाते हो तो यहीं से सब कुछ दोबारा से डिराइव कर सकते हो। कैसे? एक लिक्विड के केस में पी नॉट ए एक्स और वेपर के केस में टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो टोटल प्रेशर P इंटू मोल फ्रैक्शन Y, तो P नॉट ए एक्स इक्वल्स टू P इंटू वाई, P नॉट ए एक्स बी इक्वल्स टू P इंटू वाई बी। क्लियर हो गई अच्छे से? चलिए, तो यहां से वैल्यू किसकी निकाली जा सकती है? Y इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए ना, अब बाई, क्या आया समझ में? और यहां से आपका क्या हो जाएगा? P इंटू वाई बी इक्वल्स टू P नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय, चलो ये आ गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अब हम लोग करें क्या, इक्वेशन से और रिक्वायरमेंट कम की जाए। यहां से एक्स से निकाल लो, यहां से एक्स भी निकाल लो, रिक्वायरमेंट और कम मतलब एक्स से फ्री करना चाह रहे, तो एक्स से फ्री नहीं समझ में आया। अगर क्वेश्चन में लिक्विड के मोल फ्रैक्शन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तब उस केस में कैसे अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स निकाले, मतलब इंडिविजुअल वेपर्स। तो क्या करनी है हमें? एक्स ए और एक्स बी को हटानी। तो यहां से एक्स ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से एक्स बी की वैल्यू निकाल लेता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं, जोड़ के क्या हो जाएगी? 1। तो अपने आप अब जो नए रिलेशंस बनेंगे वो वाई में, पी में और पी नॉट में, वाई में, पी में, पी नॉट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गए। और इसका वेपर से कनेक्शन हो गया कैसे? जबकि मोल फ्रैक्शन वेपर की नहीं है। रिलेशन किनके किनके बीच आया? वाई में, पी में, पी नॉट। अब इसमें मोल फ्रैक्शन लिक्विड की है नहीं है, तो वेपर के मोल फ्रैक्शन का कनेक्शन लिक्विड से कैसे हुआ जब है ही नहीं एक्स? तो जब इक्वेशन में नया जो फॉर्मूला बनेगा उसमें एक्स है या हट गया? जब एक्स निकल गई वहां से दोस्त, तो फिर वेपर का लिक्विड से रिलेशनशिप कैसे हुई है? इसलिए हुई क्योंकि अभी भी पी नॉट है, अभी भी कौन है? और पी नॉट क्या होती है? किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर नहीं होती है जब उसके अकेले की मोल फ्रैक्शन कितनी होती है? 1। पी नॉट क्या होती है? किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर जब अकेले की उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए रिलेशन में दिख नहीं रहा है, बट वो है या नहीं है? है। अच्छे से देखा जाए तो नाउ एक्स ए इक्वल्स टू एक्स ए इक्वल्स टू, बोलो, यहां से इसको आपने डिवाइड कर दिया तो P इंटू वाई ए बाय पी नॉट ए, बोलो, एंड एक्स बी इक्वल्स टू वाई बी अब बाई पी नॉट। ये याद रखने का कोई तुक नहीं है, तुक वही है, तुरंत दिमाग में क्लिक करना। भाई वेपर प्रेशर के लिए पहले से फॉर्मूला अपन लिखते थे पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। अब इसी पी ए को अपन नए तरीके से लिख सकते हैं पी इंटू वाई, इसका मतलब पी इंटू वाई इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स, फॉर्मूला वही। ठीक, अब मैंने क्या किया? एडिंग बोथ, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू पी इंटू वाई बाय पी नॉट ए प्लस पी इंटू बाय पी नॉट बी। अच्छे से आराम से आ जाइए, यही है ना? तो इसको आपका आ गया 1 इक्वल्स टू, रिवर्स कर देता हूं और P को नीचे कर लिया, यहीं पे रहने देते हैं, 1 बाय पी कर दूं, 1 बाय कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बच गई? अब वाई बाय पी नॉट ए प्लस एक शानदार। अब इसको याद रखना है आपको, तो बढ़िया रिलेशन है। अब इसको याद रखना है, इस इक्वेशन को एकदम
से आपको ये वाली इक्वेशन एकदम बायोलॉजी कर जाएंगे, बिल्कुल ये याद रखना, और याद इजी भी है। 1/p इक्वल्स टू वाई बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी। आपने गौर किया सब में p नीचे है। 1/p इक्वल्स टू वाई बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी, सब में p नीचे। याद रहेगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो ये अपना एक फाइनल आ गया जिसमें दो तरीके का लाया हमने, मतलब एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक सिंपल वो वाली चीजें। अब है कि क्वेश्चंस इस पे अपन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस निकाले। क्वेश्चन को निकालने से पहले चलो ग्राफ खींचा जाए। क्या लिया जाए? ग्राफ। यहां पर कुछ कुछ पॉसिबिलिटी बनती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 3 4 ग्राफ यहां बन सकते हैं। पहला, P वर्सेस XA एंड P वर्सेस Y। अच्छे से आप समझ पा रहे हैं? XA जब लिया तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिया, और Y लिया तो वेपर में मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ये दोनों ग्राफ को एक बार ट्राई कीजिए। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, इसमें है कहां? ये पढ़ा हुआ है ना। याद आया? यहां पे क्या थी वैल्यू? P नॉट B, और ये क्या है? P नॉट A। मान लिया है कि कौन ज्यादा वोलाटाइल है? A इज मोर वोलाटाइल। ऐसा हमने शुरू से ही माना हुआ है। यही था ना जी। तो इस एक्सिस पे आपकी P है और इस एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A है। अब आपको यही काम सेम करनी है, लेकिन इस एक्सिस पे क्या लेनी है? P ही रखनी है, और इस बार यहां पे क्या रखनी है? Y। दिमाग चल रहा, नहीं दिमाग चलाइए। कैसे होगा? थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा आपको। इतनी आसानी से कैसे बना देंगे आप? आया पैराबोलिक, लेकिन कहां से स्टार्ट होगी कहां पे समाप्त होगी ये सब भी तो डिसाइड करना है। पैराबोलिक भी 2 तरह की होती है। ठीक है, चलो हमारा इक्वेशन है 1/P इक्वल्स टू YA बाय P नॉट प्लस P नॉट। यही है ना? बोलो। तो यहां से मैंने बोला किसके अगेंस्ट क्या खींचना है? P और Y। तो P भी दिख रही है और Y भी दिख रही है। 1/P की P बोला,
तो P लिया ये किस एक्सिस पर, Y पर, और Y लिया ये किस एक्सिस पर, तो कर्व क्या आ गई, X इनवर्सली प्रोपोर्शनल Y ना, अरे X इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना Y, तो इसलिए कर्व कैसी आ जाएगी, ये पहले से आपकी थी, क्या है समझ में, बड़ा सिंपल था। तो ये गलत है, ये गलत है, सब रटे रहता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पूछे जा सकते हैं। आइए क्या गलती है, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जो आप y लिख रहे हैं बाकी y कहीं नहीं है, एक्चुअली बाकी जगह भी y है, यहां भी y है, ये 1 माइनस y है, तो आपको सारे y को एक जगह ले जानी पड़ेगी। क्या गलती हुई समझ में आया, क्योंकि ये पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ये भी है कि उसमें बहुत सा, जैसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ लिखते हो क्या सिर्फ यही पूछेगा कि भाई ग्राफ क्या, इंटरसेप्ट पूछ लेगा, नेचर पूछ लेगा, स्लोप पूछ लेगा, उसी तरीके से कोई भी कर्व, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं पूछने के लिए। तो अच्छे से करना है अब आपको, वन बाय पी इक्वल्स टू वाई बाय पी नॉट ए, और प्लस क्या करनी है, वाई बी को क्या लिखनी है, 1 माइनस वाई बी ना, वाई, और बाई बिना एलसीएम लिए काम होगी नहीं, पी नॉट ए पी नॉट बी, बोलिए ऊपर क्या बचेगी, y इंटू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू वाई, बोलो कोई दिक्कत, इक्वल्स टू, अब y कॉमन आएगी, तो अब क्या बचेगी, पी नॉट ए, नहीं y अभी कॉमन नहीं आएगी, उन दोनों में y कॉमन आ जाएगी, तो y इंटू पी नॉट बी और माइनस पी नॉट ए, बोलो अब प्लस क्या बच गया, पी नॉट ए डिवाइडेड बाय फिर से पी नॉट ए इंटू पी नॉट, बोलो अब यहां से क्या फिर लिखोगे, 1 बाय पी इक्वल्स टू वाई इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बाई पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी प्लस 1 बाय पी नॉट बी। क्या आया समझ में? लेकिन अब इतना करने के बाद भी अभी भी वही पॉइंट है कि हम लोग बच गए गलत बना के भी। लेकिन अक्सर लोगों को देखोगे कि जब भी ये ग्राफ ड्रॉ करेगा ना कर, तो यहां पे y लिखेगा वहां x लिखेगा, लेके निकल जाएगा। तो अभी भी चीजें हैं वही, ये y है और ये x है, अभी भी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, लेकिन बहुत सारा मामला चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं पहले से। एक्स वाई इक्वल्स टू जब आप कांस्टेंट लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें उस एक्स वाई कांस्टेंट और एक्स वाई कांस्टेंट में बदल चुकी। पहले ये क्लियर हो गया। तो अब ग्राफ शुरू कहां से हो, इसके लिए मुझे क्या करने लेनी है, एट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू, तो जब आपने y 0 रख दिया, ऊपर वाली टर्म समाप्त, ये टर्म समाप्त, सिर्फ क्या बचेगी 1 बाय पी नॉट बी, बोलो। तो ऊपर के कर्व पे मैंने क्या बोला रखने के लिए, p ना, p है ना, तो 1 बाय p इक्वल्स टू 1 बाय पी नॉट बी, p इक्वल्स टू पी नॉट बी। इस समय में p की वैल्यू आई पी नॉट बी। स्ट्रेट लाइन वाली में भी यही आई थी, पी नॉट बी से ही कर्व स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब कर्व अभी भी यहीं से स्टार्ट हुई, ना इससे ऊपर से ना इससे नीचे से। सेकंड पॉइंट क्या है, अब y इक्वल्स टू 1 रख दो, तो y जब 1 रख दोगे तो ऊपर हो जाएगी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बाई ए, और y जब 1 रखोगे तो अपने आप इस समय में y b क्या हो गई, बोलो, तो पी नॉट बी भी क्या हो गए, y जब आपने 1 लिया तो मतलब वेपर में सिर्फ a है, तो वेपर में b नहीं है। अगर वेपर में बी नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर बी का पी नॉट बी निकल गया,
तो उसको मैंने निकाल दिया। तो जब ये वैल्यू हमने रखा, कौन वाली, तो ये समाप्त, तो क्या बच गया अपना y1 है, तो ये क्या आ गई माइनस पी नॉट, सही है ना। नीचे भी है ना, तो जीरो, अच्छा ये तो हट गया, ठीक है। अब क्या करना है, उधर वाले पे जाना है, जीरो हो गई पक्का, क्या 1 लिया है, y ना, हाँ ठीक है। तो पी नॉट भी टर्म हट गई, तो पी नॉट भी टर्म हटी नहीं एक्चुअली, सॉरी हटी है, इसको आप शून्य नहीं कर रहे हैं। अरे बड़ा सिंपल सा पॉइंट ना, ऐसे समझो ना। वेपर पे जाओ, वेपर पे, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, वेपर पे जाओ। वेपर में अगर एक ही कंपोनेंट है तो उसकी पार्शियल प्रेशर कितनी होगी, अकेले उसकी जो पार्शियल प्रेशर है उसी की टोटल प्रेशर भी होगी ना। ये बात भी तो आपको समझनी पड़ेगी ना कि ये कहां चली गई। तो जब आपने y1 रख दिया तो इस समय में yb समाप्त, yb समाप्त है, तो मैं पी नॉट बी के टर्म को क्या कर लूंगा, हटा लूंगा, मेरा पी नॉट बी टर्म हट जाएगा। तो अब क्या आएगा मेरा पी की वैल्यू बताइए, पी नॉट ए आ जाएगी। जब yb जीरो हो गई तो अकेले सिर्फ किसकी वजह से हुई, ए की वजह से। तो अब बताओ पी की वैल्यू क्या आ गई, क्या ये आया समझ में। शुरू भी कर्व पी नॉट बी पे और कर्व समाप्त भी पी नॉट ए पे। अब इसको जीरो रख देंगे तो यहां पे सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से समझाया। ये है, ये शून्य नहीं है, तो अंतर है दोनों में। तो कर्व एक्चुअली यहीं पे शुरू और यहीं पे समाप्त होगी, नहीं जी, ये सही है। फर्क है कि वो उसका नेचर बस चेंज हो गया, इसीलिए अपना फाइनली आंसर क्या आ गया, यही रह गया। यहां पर है P और यहां क्या है Y ना, गुड। शुरू कहां से होगी, P नॉट B से, और समाप्त कहां पे होगी, P नॉट A। और हमने पहले से ही मान लिया ऐसा कि P नॉट A की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, बोलो कोई दिक्कत, बोलो। और थोड़ा ऊपर कर, सही है ना। और ये मेरा पहले से कौन वाला था, ये किसके अगेंस्ट है, अरे ये किसके अगेंस्ट है, P वर्सेज XA के अगेंस्ट, XA है ना ये, ठीक है। चल अब अगला कर्व ड्रॉ करें आप, 1/P वर्सेज Y। तीन चीजें बतानी है, पहला कर्व, दूसरा अगर स्ट्रेट लाइन है स्लोप, और इंटरसेप्ट। क्या अच्छे से क्लियर हुआ, चलिए निकालिए, हो गया। सभी का नहीं आया, क्यों, ये तो आसान है। आ गया,
स्लोप की वैल्यू बताइए भाई, क्या स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? स्लोप की वैल्यू कितनी है? अलग अलग तरीके का स्लोप आया है भाई। छिछल रहे हो कि छिछला रहे हो भाई? स्लोप पे सेम ही है। क्या आया? 1/P0A माइनस 1/P0B, मतलब P0B माइनस P0A बाय P0A इंटू P0। क्या यही आया सबका? हाँ वेरी गुड, ये आएगा तो सही है। क्यों नहीं आया आप लोग का? कहां इसमें दिक्कत है? ले देखे तो वही एक इक्वेशन है अपने पास, 1/P इक्वल्स टू YA बाय P0A प्लस YB बाय P0B। एक ही तो इक्वेशन है, क्यों नहीं आया जी? अब खींचनी है आपको किसके अगेंस्ट? 1/P, इस पूरे को इस बार क्या ले रहा हूं? Y। तो Y के अगेंस्ट Y क्या है? X। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? YB इज द फंक्शन ऑफ Y, इसीलिए मुझे क्या कर देनी पड़ेगी? उसको Y में कन्वर्ट करनी होगी। तो 1/, अभी आपने किया भी है, ये किया है ना, तो ये सेम आ जाएगा यहां से। 1/P इक्वल्स टू Y इंटू P0B माइनस P0A अब बाय P0A P0B प्लस 1/P0B, यही ना जी? बोलो क्या क्या था? 1/P इक्वल्स टू Y इंटू P0B माइनस, पक्का, प्लस अब बाय P0A P0B प्लस 1/, यही था ना? यहां यही है ना? A माइनस बी नहीं है ना? ठीक है, तो अब यहीं पर आपका क्या है? एक तो ये रहने दिया और एक ये रहने दिया, तो इस तरह से ये इस बार कर्व अपना क्या आया? स्ट्रेट लाइन। तो पहला स्ट्रेट लाइन कर्व है। दूसरी पॉइंट, इंटरसेप्ट कितनी हो गई? इंटरसेप्ट 1/P0B। M, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? M, और ये टर्म आपकी क्या हो गई? C। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? 1/P0। क्लियर हो गया? और स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? P0B माइनस P0A बाई P0A इंटू P0B, या इसी को क्या लिख सकते हो? P0 1/P0A माइनस 1/, यही चीज भी ना? ठीक है, अब कर्व ड्रॉ करने की बारी है। जब आप ड्रॉ करेंगे, कहां से शुरू होगी कर्व? 1/, थोड़ा सा अंतर आएगा पिछली बार से, अगर पकड़ लिया हो तो। 1/P है ना? 1/P है ना जी? 1/P, और यहां पे क्या लेना? YA ही ना लेनी अपने को। ठीक है, मिला लो, स्ट्रेट लाइन जाएगी। शुरू कहां से होगी? खत्म कहां पे होगी? लाए हैं? क्यों नहीं लाए? ये सेम लाए, ऐसे लाए। यहां क्या किया? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि P0A बड़ी है P0B से, इसीलिए 1/P0A छोटी हो जाएगी 1/। भैया कंपटीशन की तैयारी करते हो यार, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। अभी तो IIT वाला लगाया भी नहीं, अब आएगा। मेंस नीट नहीं लगा पाओगे तो कैसे होगा? IIT वाला कहां से बनाओ? P0A बड़ी है ना P0B से दोस्त, तो 1/P0A छोटी हो जाएगी ना 1/P0B से।
ठीक है, कोई दिक्कत? स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। अब देखो कर्व के नेचर से, अदरवाइज आप उल्टा बनाए होंगे तो स्लोप आपको पॉजिटिव दिख रही होगी। यहां से पता करो स्लोप नेगेटिव है। कैसे? पी नॉट ए बड़ी है, ए ना बड़ी है, तो स्लोप आपकी नेगेटिव है। कर्व भी बता रहा है ना नेगेटिव स्लोप। तो छोटी छोटी बारीकियां बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ के, क्योंकि उसको क्या करना है भैया, बच्चों को छांटना है, तो छांटेगा कैसे? कॉमन पॉइंट्स पे क्या अनकॉमन पॉइंट्स पे? अनकॉमन पॉइंट्स पे। क्लियर है? चले तीसरे कर्व की ओर। तो आईआईटी ने पूछा हुआ है, एक बार आप ट्राई कर ले, नहीं होगा तो मैं बताऊं। 1/xa वर्सेस 1/y। एक ड्रॉ किया P वर्सेज XA, P वर्सेज Y, 1/P वर्सेज Y। अब की क्या दिया? 1/XA वर्सेज 1/Y। अच्छे से ड्रॉ किया, फ्रेश पेज लेके कीजिए, ऐसे जैसे तैसे कहीं कहीं मत कीजिए, ये आईआईटी की पूछी हुई क्वेश्चन। टेक योर टाइम। हो गया? एक ही लाइन में बन गया? हाँ, मैंने कब कहा आईआईटी के क्वेश्चन? मैंने बोला आईआईटी के लायक क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक है, ठाक है, मतलब आईआईटी वर्ड बोल दिया, इसका मतलब क्या है? जो मैं निकाल रहा हूं तो पक्का गलत निकाल रहा हूं, ऐसा सोच रहे हो? अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी एक टेस्टिंग मीटर सही है। गजब हाल है भाई। आया? सिंपल तो एक लाइन में तो आ रहा होगा, तो क्यों तुम लोग इतना डर गए भाई? हाँ, इतना क्यों डर गए? सबसे पहले 1/x वर्सेज 1/y खींचनी है, तो पहले एक ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसमें x से y दोनों है, वो तो शुरू वाला ही है। y इक्वल्स टू, यही है ना? अब 1/x और 1/y खींचनी है, तो यहां पे क्या कर दू, दोनों रेसिप्रोकल ले लू, तो 1/ya इक्वल्स टू क्या हो गई? p नॉट a इक्वल्स टू p नॉट a। चलो इसको लिख दिया 1/x। तो ये क्या हो गई आपकी? y एक्सिस पे के x पे? एच क्यों y एक्सिस पे गई? क्योंकि y लिखी हुई है, बायो है तुम्हारा ना। जब भी कर्व लिखते हो तो पहले वाला किस एक्सिस पे जाता? y पे। तो ये किस एक्सिस पे जाएगी? x पे। और ये किस पे जाएगी? y पे। बायो वालों का यही दिक्कत है, एक्स वाई भी पता नहीं चलता। नहीं सर, एक्स तो पता चलता है जो छोड़ के चली जाए। अरे वो एक्स नहीं होता रे, एक्स होता। अब आ गया एम एक्स आ गई, इंटरसेप्ट नहीं हुई, इंटरसेप्ट नहीं हुई ना, ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं हुई। अरे नहीं हुई ना, यही ना करवाया। स्लोप क्या आ गया? P बाय तो रिवर्स तो कर दिया, P नॉट ए रिवर्स नहीं हुआ क्या? ये रिवर्स नहीं किया क्या? हाँ सही, तो रिवर्स तो किया होगा। नहीं, ग्राफ क्यों गलत है आप समझिए, कहां पे गलती है, ये आईआईटी ने पूछा है ये क्वेश्चन। ये पता है ना कि गधे ऐसे ही लगाएंगे दिमाग। फिर से देखो, y बराबर क्या है? P नॉट ए एक्स ए बाई
क्या है? एक काम करो, P बराबर क्या होता है? अब सोचो, आईआईटी ने तुम्हारा बुरे तरीके से लिया है, लिया नहीं है, भयंकर बुरे तरीके से लिया। एक अभी थोड़ी देर पहले समझाया ग्राफ में कि जब y थी, yb को आपने ध्यान नहीं दिया, yb वाज द फंक्शन ऑफ y। तो आपको ये बात तो हर बार दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जिन दो चीजों के अगेंस्ट मैं खींच रहा हूं, कोई तीसरी चीज अगर इक्वेशन में और उसमें भी वो छुपी हुई हो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, तो उसे भी तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका एक्से के अगेंस्ट चले हो खींचने, और एक्से वहीं पर सिर्फ आप देख रहे हो और नीचे एक्से दिख ही नहीं रही। आया कुछ समझ में? तो आपको प्रॉपर अब काम करना पड़ेगा। सोचो, निकालो। अब यहां इतना तो बता दिया। अरे क्लैरिटी आई, इसलिए वो गड़बड़ है। तुरंत निकाल देगा बैठ के। है क्या? करूं मैं काम? कहां से शुरू करनी है? y इक्वल्स टू, यही जो है इसको क्या करनी है? पहले आराम से मुझे सारे अननोन टर्म को समाप्त करना है। पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी, ठीक है। ये मैं क्यों लिखूं? ये मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? मुझे फिर एक्स बी में एक्स ए आ जाएगी। तो क्या लिखनी चाहिए? पी नॉट एक्स ए बाई एक्स ए वाली फॉर्मूला। तो पी नॉट बी क्या, यही वाली ना? और यहां पर क्या हो जाएगी? क्या आया समझ में? ताकि सिर्फ कौन रह गई, या इसी को उसमें कन्वर्ट कर दिया, एक ही चीज है। अब यहां तक तो सब कुछ फेयर है, बोलो। अब 1/y खींचनी है, तो 1 जब y खींचनी है तो पहले रेसिप्रोकल ले लेता हूं। तो 1/y इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए अब बाई पी नॉट ए एक्स ए। सही है? अब आगे क्या करनी है? 1/x को बाहर निकालने की कोशिश करनी। कैसे कैंसिल हो जाएगी? अभी नहीं ना कैंसिल होगी, क्योंकि एक में है एक में नहीं। तो 1/x को बाहर निकालनी चाहिए, तो आराम से निकालिए। तो अगर मैं 1/x करूं तो इस इक्वेशन में दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूं, एक में तो x से कैंसिल हो जाएगी ना। तो क्या बचेगी? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, अब माइनस पी नॉट ए, बोलो। और प्लस क्या बच जाएगा आपके पास? पी नॉट बी अब बाय पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब आ गया बाहर। अब तो साफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है। कैसे? 1/y को किस एक्सिस पे ले जानी है? y पे कि x पे? और इसे किस पे ले जानी है? y पे। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? m। नहीं, ये स्लोप नहीं होगी, mx। ये y पे जानी है ना, ये ना गई है x पे, तो इसकी ना स्लोप आएगी, इसलिए अभी नहीं हुई है कन्वर्ट। क्लियर है? ठीक है। ये मेरा स्लोप है कि नहीं है? नहीं है। स्लोप किस में मल्टीप्लाइड रहता है? तो अभी फिर से उसको सॉल्व करना है। चलो आ जाओ। तो 1/, अरे क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या करता हूं, इसको पहले फ्री करनी होगी। किससे? y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिखने के लिए इस y के बाहर जो भी है इसको फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट करना पड़ेगा ना। अरे कोफिशिएंट से फ्री करनी होगी ना। तो कोफिशिएंट से कब फ्री होगी? जब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइंग रेसिप्रोकल से ना बेटा, तो मल्टीप्लाइंग बाई पी नॉट ए अब बाई पी नॉट, ऐसा करने से वो रेसिप्रोकल से फ्री हो जाएगी। तो अब बोलो
उसको इस तरफ ले आओ, सिर्फ अकेले क्या बचेगी, 1/x आ गया। अब इक्वल्स टू 1/y में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल P0A बाय P0B इंटू 1/YA हो गया। प्लस जब इसमें रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगी तो P0A कैंसल, तो नीचे क्या बचेगी, P0B ना, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, P0A माइनस P0B बाई P0B ना। अब हर चीज को देखते जा, बोल लो पहले किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी माइनस हो गई यहां पे ना, माइनस पक्का ना, नहीं एक्स इधर लाया तो ये -1 ना, या उसी को रख दो तो ये वाली माइनस हो जाएगी, यही ना, बस ना, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ मुझे लग भी रहा था, ठीक ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन को ठीक से देखिए, सबसे पहला पॉइंट बढ़िया से देखिए, सब कुछ यहां दिखेगा। एक काम करता हूं, इसको कॉपी करके अगले पेज में लाता हूं पहले, और फिर अगले पेज में सबको मिटाता हूं पहले। एकदम बढ़िया से दिमाग लगा के रखिए। देखिए क्या चमत्कारिक क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है। ऐसे ही आईआईटी थोड़ी ना है यार, तब तो हम आईआईटी का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। आतंकवादियों वाली हरकत करते रहता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा कुछ। चलिए अब यहां पे क्या क्या पॉइंट है, ये 1/x किस एक्सिस पर, y पे, और 1/y किस पे, x पे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो आ गई, दैट इज स्ट्रेट लाइन, तो आ गई। अब पॉइंट वाइज आई, स्लोप क्या है, स्लोप है जो x में लगी हुई, तो P0A बाय P0, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि P0A भी क्या है, पॉजिटिव है, और P0B भी क्या है, पॉजिटिव। कोई दिक्कत। अब इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है कितनी, इंटरसेप्ट मतलब सी की वैल्यू कितनी, माइनस P0A माइनस P0B बाय P0, बोलो। अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि P0A बड़ी है P0B से। अब जब ये पॉजिटिव है तो ये मल्टीप्लाई होके इंटरसेप्ट किस में गई, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव में गई, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट कर्व। कुछ आया समझ में, सर टर्बुलेंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व चली गई। अरे आया समझ में, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। तो चलो अब मेरा 1/y ना, अरे बोलो, और 1/x, कैसे x से, 1/x को y एक्सिस पर लिया है ना, सही है ना, ये तो क्लियर है। अब इंटरसेप्ट नेगेटिव, नीचे आ गई वैल्यू, तो जहां पर कर्व कट शुरू हो रही है, ये वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट यही है ना, तो कितनी है, ये माइनस लगा दो, तो P0B माइनस P0A अब बाय P0B, बोलो। अरे यही वैल्यू हो गई ना, माइनस लगा दिया, ठीक है। कर्व किधर जाएगी, ऐसे ही आएगी ना, स्लोप क्या है,
पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ कर्व आएगी ना, क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। सर टर्बुलेंस समाप्ति नहीं हो रहा है। अब अभी और देखिए, अभी एक और चीज, पहले ये भी क्लियर हो गई। अब ऑल्सो देखो, अब कर्व तो हो गया, सब कुछ हो गया, सी निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया, पॉजिटिव निकाल दिया, स्ट्रेट लाइन लिख दिया, अब तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात, ऑल्सो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, पी नॉट ए किससे बड़ी ली है आपने? कुछ कुछ करते रहिए, क्रिएटिव बनिएगा, और जितना क्रिएटिव बनिएगा उतना जिंदा दिल होइएगा। जिंदा दिल होना समझते हैं ना? काम दो आदमी होते हैं, एक जिसको काम बोझ नहीं लगता, और एक जिसको लगता है कि मेरा काम है, करके हटो यार जल्दी से मां। तो जिसको अपने काम से प्यार हो, लगा हो ना, वो काम उसके लिए बोझ नहीं होता, वो काम में नई नई चीजें ढूंढते रहता। ऐसे लोगों को हम क्रिएटिव बोलते हैं। और क्रिएटिविटी का फायदा क्या होता है? वो इंसान कभी भी अपना पैशंस लूज नहीं करता, वो गेम में कभी नहीं हारेगा, जीतेगा ना जीते ना पता, लेकिन उसकी गेम चलती रहेगी। एकदम बहुत क्लैरिटी से इस बात को समझिए। इसलिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी भी चीज में लिमिट मत लगाइए। लिमिट आपने सेट कर दी तो क्रिएटिविटी समाप्त हो। लर्निंग में मैं बोल रहा हूं, बाकी पर्सनल जीवन में लिमिट नहीं लगाओगे तो कांड पर कांड करोगे हर दिन। ठीक है, तो लर्निंग किसी भी चीज की होनी चाहिए, उसमें लिमिट मत लगाइए। हाँ, आपके पास टाइम के रेस्ट्रिक्शंस है कि टाइम कम है, लेकिन उसमें अगर कोई नए तरीके के कोई क्वेश्चन सिखा रहा ना, क्या बात करते हैं, नहीं हो सकता ना, थोड़ा टफ है, नहीं लेना है ना, ऐसा क्यों लेना, ये सब नहीं होता। किस चीज की जरूरत जीवन में कब कैसे आ जाए नहीं कह सकते। वो बोलते हैं ना लोग कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार 24 घंटे में सही समय दिखाती। तो किस चीज की जरूरत कब जीवन में पड़ती है, किस ज्ञान की, किस नॉलेज की आपको नहीं पता। क्या पता किसी दिन आपको अपने बच्चे को बैठ के सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाना पड़ जाए। हो सकता है उसका यही कर्व क्लियर ना हो। मेरे पास भेज दोगे, ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूं मक्खन लगा रहे हो। सर फिर क्लास न छोड़ दे। एक बार यहां से निकलने के बाद जो निकला है बिहार से छोड़ के, दोबारा बिहार नजर नहीं आया, और तुम मेरे पास भेजने की बात कर रहे हो। जो अमेरिका गया वो लौट के भारत ना आया, जो दिल्ली और बेंगलोर जाके जॉब कर रहा वो अपने बच्चे को लाएगा बिहार में जाके भेज के पढ़वाएंगे। अब वो भी मन्नू सर से, पगला आदमी बिस्खोपड़ा है यार, कभियो उठे क्लास कैंसल, पढ़ाना शुरू करे तो 2.5 घंटे पढ़ा रहे हैं, कोई लिमिट है ही नहीं। हम नीट वाले हैं, हमें आईटी का कर्म बता रहे थे, बताओ, और ज्ञान दे रहे थे। जीवन में क्रिएटिविटी लानी, घंटा लानी चाहिए, खुद के जीवन में क्यों नहीं लाया? हमारे जीवन में क्रिएटिविटी डाल दे। हमारे जीवन में क्रिएटिविटी है, इसीलिए आप पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, कि मैं कोई चीज को जल्दी निपटाने की कोशिश नहीं करता हूं कि चलो समाप्त करो और हटा दो। वो क्रिएटिविटी का ही नतीजा है। चाहता हूं कि आप कुछ कुछ करें, आपकी आदतें बदले। देखो, पी नॉट ए बड़ी है पी नॉट बी से, इसका मतलब है, आराम से सीखिए, मैं पॉइंट वाइज आ रहा हूं, अगले स्टेप को रिलेट कीजिए। ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। अभी जब मैंने आज लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगले टॉपिक पे आप किधर जाएंगे, याद है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या थी? जो कंपोनेंट ज्यादा वोलाटाइल है उसका, ध्यान सुनिए, ए और बी दो कंपोनेंट, ए और बी का अमाउंट लिक्विड में लेना ज्यादा या कम, मैं बाय मोल्स बात कर रहा हूं, मैं मोल फ्रैक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूं। वो तो आप ले लेंगे कुछ भी, बोलिए ना, वो तो आप ले लेंगे ना, वो तो आपके हाथों पर है। ए मोर वोलाटाइल है, फिर भी ए के मोल्स मैं कम रख रहा हूं, बी कम वोलाटाइल, फिर भी एक, समझ रहे हैं? लेकिन वेपर में मोल्स रखना आपके हाथ में है या नहीं है? वेपर में मोल्स रखना आपके हाथ में है या नहीं है? नहीं। वेपर में ऑटोमेटिकली किसके मोल्स या मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे? मोर वोलाटाइल वाले के मोल फ्रैक्शन या लेस वोलाटाइल वाले के? इसका मतलब है अगर ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, तो इन वेपर्स वाई जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी वाई बी से। बोलो, यही तो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो इसका मतलब है, बोलो, वाई जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी किससे?
मतलब क्या हुआ कि अगर एक जनरल कंडीशन रखो और इस स्टेप को बार बार रिपीट करो तो y की वैल्यू x से भी बड़ी रहेगी। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। मैंने क्या बोला, फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में बार बार चेंज करोगे तो अगली बार जब चेंज करोगे तो अपने आप वेपर में कौन आते जाएगी, y, और कौन घटते जाएगी, मतलब कंटिन्यूअस y बढ़ती जाएगी और कंटिन्यूअस x से घटती जाएगी। एक समय में सिर्फ वेपर में कौन बचेगी, y, और लिक्विड में सिर्फ कौन बचेगी, x भी। इसी को क्या बोलते हो आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, with the help of concept of fractional distillation, ये बातें थोड़ी बहुत समझी जा सकती हैं। क्या क्लियर हुआ जी कि 1/x से क्या हो जाएगी, y ज्यादा हो जाएगी तो 1/x से क्या हो जाएगी, ज्यादा, और 1/y क्या होगी, 1/x से क्या होगी, ज्यादा। अब एक पॉइंट है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसको ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है, ये वेरी डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इसको फील करना और एग्जैक्ट ड्रॉ करना बहुत अलग अलग बात है। मुद्दा क्या है, आप जब फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं, चाह के भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं ले जा सकते। नहीं आया समझ में, ये तो हमने लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट, किस नेचर के आधार पर लिखा, किस आधार के नेचर पे, इंटरसेप्ट के आधार पे। ये तो इंटरसेप्ट के आधार पे है ना, बेसिस ऑफ सी। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट लिखोगे तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, कौन वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगी ना जी। क्या ये पॉसिबल है कि 1/x से नेगेटिव हो, क्योंकि x से तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो 1/x से नेगेटिव कैसी होगी। कुछ आया समझ में क्या बोला हमने। तो आपको ये क्यों फिट बैठ रही है पता है, क्योंकि आपने इसको नेगेटिव लिया, इसको आपने नेगेटिव लिया, तो ये सटीक नहीं बैठ रही है। तो करना क्या पड़ेगा ऐसे में, कर्व को समझना पड़ेगा। ड्रॉपिंग डाउन है, स्लोप समझनी होगी, पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट समझनी होगी, नेगेटिव है। इस तरह से करके बस इतनी चीजें समझ सकते हैं। कर्व को हम एग्जैक्ट ड्रॉ करना, एग्जैक्ट पैरामीटर पे कर्व नहीं लाया जा सकता, हमें इसे अल्टीमेटली किस क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा, फर्स्ट में। अल्टीमेटली इसे किस में रखना पड़ेगा, ये सब किसके हिसाब से खींची हुई है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ अच्छे से। तो चलो फाइनली अब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखो क्या फाइनली आपको कैसे लिखनी है, ऐसे ही बनानी पड़ेगी आपको। ड्रॉपिंग डाउन बोलो, और 1/x से 1/y। क्या क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रखनी और स्लोप पॉजिटिव, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है ना। क्या है सी की वैल्यू, मॉड सी बताओ, पी नॉट, पी नॉट ए ना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाय पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाय। क्या आया समझ में, बस यही इसको समझ के। ड्रॉपिंग डाउन क्लियर, ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना कर्व का नेचर, यहां से ये तो समझना पड़ेगा ना कर्व को। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि ये ड्रॉपिंग डाउन नेचर है इसका, ये क्लियर रखिए, ये ड्रॉपिंग डाउन नेचर है। y बड़ी है कि x से, y, तो 1/y क्या होगी,
छोटी, और 1/x से क्या होगी? आप कर्व पर एक पॉइंट लेके देखिए तो अब मेरी बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है? एकदम पास लीजिए, तो एकदम पास लेंगे तो इस वैल्यू के लिए एकदम क्लोजर, ये क्लोजर लिया किसके? क्लोजर टू y एक्सिस। तो अब इस पॉइंट को आप देखिए तो 1/y क्या है? काफी छोटी, और कौन बड़ी है? यही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो मेरे अब सारे पैरामीटर सटीक बैठते हैं, कर्व ड्रॉपिंग डाउन नेचर का होगा, और वो पॉजिटिव क्यों है? फिर भी स्लोप ड्रॉपिंग डाउन, स्टिल स्लोप क्या है? क्यों क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैं मोल फ्रैक्शन को नेगेटिव नहीं ले सकता हूं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की कर्व है। ये कर्व किस क्वाड्रेंट की है? फोर्थ क्वाड्रेंट की कर्व है। फोर्थ क्वाड्रेंट में खींची क्यों नहीं जा सकती है? 1/x से नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसमें झमेले हैं, मतलब बड़ा अजीब तरीके का सब सिचुएशन अपीयर हुआ है। ऐसे थोड़ी ना आईआईटी पूछा। कर्व का नेचर एकदम स्ट्रिक्टली कैसा होगा? ड्रॉपिंग डाउन हो जाएगी। किस क्वाड्रेंट की वजह से? फोर्थ की वजह से। लेकिन स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव रहेगी। तो थोड़ा दिमाग हिला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर सारे क्वेश्चंस को आप इक्वली एफर्ट लगा के निकाल ले, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत उलझते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज यहीं पे छोड़ रहा हूं। इसमें 4-5 क्वेश्चंस मैं डाल दे रहा हूं आपके, इसमें रहेगा, किसमें? पीडीएफ में। आप 5-6 क्वेश्चन बना करके अगली क्लास आ जाए, ठीक है? चलिए, थैंक यू। अगली क्लास जो फिजिकल की होगी, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए।